प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म और बिहार बोर्ड के नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। प्यारे साथियों, एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके जान पहचान के हैं, जो दोस्त मित्र साथी कॉलेज के मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो भी कक्षा 12 में इस वर्ष आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आप जानते हैं उन्हें, ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एलसीआर सर्किट आज पढ़ाने वाला हूं और एलसीआर सर्किट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछता है। एलसीआर सर्किट के बारे में, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक के बारे में, उसके अलावा आज पढ़ाऊंगा आपको प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य या शक्ति। तो सामर्थ्य शक्ति जिससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है, एलसीआर सर्किट क्वेश्चन भर भर के पूछता है। ये आपके प्रत्यावर्ती धारा टॉपिक का जो चैप्टर है उसकी जान है। तो इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, एलसीआर सर्किट और आपका परिपथ में जो शक्ति है, शक्ति गुणांक, ये सब चीजें पढ़ ली, तो आपके जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है इसी टॉपिक से बनते हैं। तो आप चैप्टर के मूल क्रक्स को तो पकड़ लोगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर्स मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी ने कर दिया होगा। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मन लगा करके पढ़ाई करिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे। आपका एक प्यारा सा टॉपिक एलसीआर सर्किट, जो आपको एग्जाम में ना सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी कराएगा, ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएगा, बल्कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की तैयारी कराएगा और आपको परीक्षा में दे के जाएगा पूरे 5 में से 5 अंक। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका अपना टॉपिक। तो यहां पे सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, एलसीआर सर्किट क्या होता है। एक ऐसा सर्किट की तो कल्पना हम लोग यहां पे करते हैं, एक ऐसे सर्किट की कल्पना करते हैं जिसमें एल यानी कि आप एल से क्या समझते हैं, एल मतलब होता है प्रेरण कुंडली। यहां पे एल का तात्पर्य क्या होगा, देखते जाइए। एल का तात्पर्य होगा प्रेरण कुंडली। क्या होगा, प्रेरण कुंडली होगा एल का तात्पर्य। एल का तात्पर्य मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एल अर्थात क्या, मैं यहां पे ऐसे करके लिख दे रहा हूं। ये एल मतलब होता है प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली, ठीक है। मतलब सर्किट में एक प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई है। सी मतलब क्या, सर्किट में जुड़ा हुआ है एक संधारित्र। क्या जुड़ा हुआ है सर्किट में, एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है आर। आर मतलब क्या, एक ओमीय प्रतिरोध। क्या जुड़ा हुआ है, एक ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो यहां पे सर्किट में 3 चीजें जुड़ी हुई हैं और तीनों किस रूप में जुड़ी होंगी, तीनों के तीनों सीरीज फॉर्म में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। तो ये कैसे सर्किट की कल्पना करते हैं जिसमें ये तीनों जुड़े हों, यानी प्रेरण कुंडली, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध। चलिए देखते हैं बना करके। यहां पर हमने एक प्रेरण कुंडली बना दिया, कुछ इस प्रकार से आप कुंडली बना देते हैं तार के फेरों द्वारा। और उसके बाद आगे हमारे पास एक संधारित्र, और आप संधारित्र बनाना जानते हैं कि हम यहां पर एक दो प्लेटें, दो समांतर प्लेट दर्शा देते हैं, ये हमारे एक संधारित्र का सिंबल हो जाता है। उसके बाद एक ओमीय प्रतिरोध, और प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा जिसे हम इस तरीके से ऐसे दर्शा देते हैं। तो हमारे पास प्रेरण कुंडली है जिसका 100 प्रेरकत्व हमें पता होता है एल, और हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी हमें धारिता ज्ञात होती है और संधारित्र की धारिता सी है, और उसके साथ ही साथ हमारे पास एक ओमीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध हमें गिवन है और उसका प्रतिरोध कितना है, आर। इस तरीके से बनती है एक एलसीआर सर्किट, एलसीआर परिपथ। और एलसीआर परिपथ को हम जोड़ देते हैं किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से। तो चलिए इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहां से हम तार निकालते हैं और यहां पे हम इस तरीके से कनेक्शन इसका कर देते हैं। जैसे ही आप एलसीआर सर्किट को आप किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हो, आप जानते हो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होती है। और इसके बाद यहां से धारा जैसे ही आप जोड़ते हो, आपको प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती स्रोत से प्राप्त होने लगती है। प्रत्यावर्ती स्रोत से निकलती है एक प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा, और ये प्रत्यावर्ती धारा यहां से चलती है कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, यहां से आगे बढ़ते हुए पहले जाती है धारा हमारी इस कुंडली के सिरों पर। इस कुंडली पर धारा जाती है। तो इस कुंडली में धारा तभी प्रवाहित होगी जब हमारा यहां पे कुछ वोल्टता होगा, जब कुंडली के सिरों पर कुछ वोल्टता होगी। और वास्तव में होता भी यही है कि जैसे ही आप यहां पे एलसीआर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके आप प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हो, तो इसके सिरों पर यह वोल्टेज बंटवारा हो जाता है। जैसे एक पिता होता है और उसकी संपत्ति अपने पुत्रों में डिवाइड हो जाती है, अपने संतानों में डिवाइड हो जाती है। आप जानते हैं ना कि पिता के बाद उसकी संपत्ति उसके संतानों में डिवाइड हो जाती है।
वैसे ही उसी प्रकार से ही यहां पे जितना भी प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, इसमें तीन चीजें हैं, परिपथ में तीन अवयव है, तीनों अवयवों में बराबर बराबर, मतलब बराबर क्या, कुछ कुछ हिस्सा तीनों में बंटवारा हो जाता है। लेट्स से कि हम यहां पे ये कह रहे हैं कि इसके सिरों पर जो भी वोल्टता स्थापित हो रही है, ये हमारी कुंडली के सिरों पर, उसको हम नाम दे देते हैं VL, और जो संधारित्र के सिरों पर वोल्टता होती है उसे VC नाम दे देते हैं, और जो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता होती है हम उसे VR नाम दे देते हैं। इस तरीके से कुछ कुछ वोल्टता तीनों के सिरों पर अलग 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 बढ़ गई। कौन सी वोल्टता बढ़ी थी? ये वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के ही तीन हिस्से हो गए, 1 2 3, तीनों अलग अलग अवयव, तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स में कुछ कुछ वोल्टता आ गई है। चलिए अब देखते हैं आगे कि भाई साहब अब आगे कैसे हो। अब आगे हम लोग यहाँ पे घूर्णी सदिश की मदद लेकर के परिणामी वोल्टता का व्यंजक निकालते हैं। घूर्णी सदिश की मदद कैसे लेते हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाइएगा। पहले तो आप ये देखिए कि धारा जब इस कुंडली में प्रवाहित होती है तो कुंडली के सिरों पर जो आपका वोल्टता है इस धारा के साथ कितने कला में अग्रगामी या पश्चगामी होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था पूरा का पूरा कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे धारा आप इस तरीके से बनाएंगे, धारा की दिशा इधर बनाएंगे, तो आप यहां पे जो कुंडली के सिरों पर वोल्टता VL दर्शा रहे हैं, हमेशा आपने देखा था कि कुंडली के सिरों पर जो वोल्टता होती है हमेशा धारा से कैसी होती है, धारा से ऑलवेज ये 90 डिग्री अग्रगामी चलती है। तो कुंडली के सिरों पर जो भी वोल्टता आएगी प्यारे साथियों वो कैसी होगी, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा VL हो जाएगा। तो अगर धारा की दिशा इधर है तो इससे 90 डिग्री अग्रगामी हमेशा कुंडली के सिरों पर वोल्टता होगी, हमेशा 90 डिग्री कला में अग्रगामी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा आगे यहां पे देखिए, जब ये धारा इसमें से होकर के इस वाले हिस्से में जाती है यानी कि संधारित्र में जाती है, तो संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता है VC, संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता VC आई है वास्तव में वो धारा के साथ कला में 90 डिग्री पीछे चलती है। आपको ये बात पिछली क्लास में मैंने समझा रखी थी, प्रूफ कर रखी थी कि संधारित्र के सिरों पर जो भी वोल्टता जाती है वो धारा के साथ 90 डिग्री पश्चगामी होती है, यानी कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से। तो संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता आएगी वो कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ आएगी और यहां पे इसका इस तरीके से ऐसे बनाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया VC हो गया। VC और धारा के साथ हमेशा 90 डिग्री पीछे का रिलेशन होता है, यानी कुंडली के मतलब यहाँ पे संधारित्र में जो भी धारा जाती है वो संधारित्र के सिरों पर जो भी वोल्टता होगी उससे हमेशा 90 डिग्री आगे चलेगी। देखिए यहाँ पे संधारित्र के सिरों की जो वोल्टता है VC वो कैसे है, वो धारा से पीछे है, धारा से पीछे है, यानी धारा कैसी होगी, धारा आगे चल रही है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब अगर यही धारा आई हमारी इस प्रतिरोध से होकर के गुजर जाए, इस प्रतिरोध से होकर के गुजर जाए, तो प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता है VR, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता है VR, तो वो धारा की दिशा में होता है समान कला में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई भी परिपथ में, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है तो प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता होती है, दोनों समान कला में होते हैं। दोनों किस कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि धारा के साथ समान कला में कौन होगा, प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित वोल्टता, जो कि है हमारा क्या, VR है। चलिए देख लेते हैं इसको किस प्रकार से बनाना है। इसको बनाओगे आप इस तरीके से, तो VR की डायरेक्शन आपने दिखा दी, ये हो गई हमारा VR की डायरेक्शन। इतनी सारी चीजें आपने बता दी। अब आपको अगर कोई 3 नंबर दिए जाए, लेट से आपके पास 3 नंबर दिए जाए, 3 नंबर मतलब कि कुछ ऐसा आपके पास सिस्टम दिया जाए कि आपके पास 3 दिया जाए, 4 दिया जाए और 5 दिया जाए, तो आप कहते हो कि इन तीनों को जोड़ने के लिए आप कैसा मेथड इस्तेमाल करते हो। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को मैं ये नंबर दूंगा 3 नंबर, आप तो बड़े बच्चे हो, आप जानते हो इसे जोड़ने का तरीका, आप सीधा एक लाइन में जोड़ सकते हो। लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे को दिया जाए, वो पहले क्या करेगा, 4 और 3 इनको जोड़ेगा, इन 2 नंबरों को जोड़ेगा, 4 और 3 7 करेगा, और फिर 7 के साथ ये जो बचा हुआ है ना इसको जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा, फिर 7 और 5 कितना हो जाएगा, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, 12 हो जाएगा। तो सिंपल है ना, है ना। तो भाई साहब यहाँ पे इतना हमारे पास ये फाइनल मिलेगा, ये परिणामी मिलेगा, ये क्या मिलेगा, परिणामी मिलेगा, ये परिणामी आ गया भाई, परिणामी आ गया। ठीक है, तो परिणामी अगर मुझे चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, तो पहले अगर 3 चीजें हैं तो पहले उनमें से 2 चीजें हल करनी है, फिर तीसरी चीज को उसके साथ निकालनी है, फिर इन दोनों चीजों को हल करके मुझे फाइनल आंसर लाना है। इसी प्रकार से यहां पे भी आप देखोगे तो 3 चीजें, एक है VL, एक है VC, एक है VR। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इस VR को सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर आपको मिलेगा।
तो चलिए फिर देख लेते हैं। हमारे पास VL की डायरेक्शन ऊपर है, VC की डायरेक्शन नीचे है। अब आप कल्पना करिए, कुछ एक ऐसे बॉक्स की कल्पना करिए जिस पर ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा हो और नीचे की तरफ लग रहा हो 4 न्यूटन का बल। अब बताइए बॉक्स पर परिणामी बल किधर लगेगा और कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर बॉक्स पर जो परिणामी बल होगा ना वो 5 - 4 यानी कि 5 - 4 यानी कि 1 न्यूटन का परिणामी बल लगेगा और उसकी दिशा होगी ऊपर की तरफ। किधर होगी? जो बड़ा है उसकी दिशा में परिणामी की दिशा होगी। 1 न्यूटन जो आया उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में होगी। आप कहोगे बस बहुत सिंपल है ये तो, परिणामी 5 में से 4 घटा दिया मतलब 1 न्यूटन का बल लगेगा जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में। अच्छा यहां पे भी ऐसी ही सीन होता है, यहां पे भी ऐसी सिचुएशन होती है। VL और VC दो चीजें हैं, हमें नहीं ज्ञात है कि VL बड़ा है या VC बड़ा है। अगर हम मान लें कि VL बड़ा है और VC छोटा है, यदि हम मान लें कि VL बड़ा है और VC छोटा है, अगर नहीं मानेंगे तो फिर यहां पे ऐसे सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि VL हमारा ग्रेटर है और VC हमारा स्मॉलर है, तो ऐसी सिचुएशन में हम VL में से VC घटाएंगे तो हमारा परिणामी निकल आएगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में। तो VL और VC इन दोनों का परिणामी किधर आएगा? VL ऊपर VC नीचे। इन दोनों का परिणामी घटा करके निकलेगा, यानी जैसे आपने 5 में से 4 घटा करके 1 निकाला और उस 1 की डायरेक्शन किधर आई? बड़े वाले की दिशा में आई। वैसे ही VL और VC में से कुछ घटा के निकालिए तो जो घट के निकलेगा हम उसे V' बोल देते हैं। तो यहां पे हम इसका कैसे निकालेंगे परिणामी? देखिए VL में से VC घटा दीजिए, VL और VC में से घटा दीजिए तो VL - VC कर दीजिए। VL में से VC आप घटाएंगे तो जो परिणामी आएगा उसको आप नाम दे दीजिए V'। क्या बोल दीजिए उसे? V' नाम दे दीजिए। अब ये जो V' आया है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो बड़ा है भाई उसकी डायरेक्शन में आएगा। जो बड़ा है V' की डायरेक्शन उधर ही होगी। तो जो बड़ा है हम उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं किधर होगी। हम इसको नाम दे देते हैं बाकायदा, हम इसको इस तरीके से नाम दे देते हैं कि ये हमारा क्या है? V' है। देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया V', तो ये हमारा V' है। अब V' की डायरेक्शन ऊपर आ गई, कहोगे यस सर V' की डायरेक्शन ऊपर आ गई। अब V' इधर है और यहाँ पे VR इधर है। अभी मैंने आपको क्या कहा था? अभी जब आपने पीछे देखा तो मैंने आपसे कहा कि 3 और 4 पहले 2 अंकों को हल करिए, 2 अंकों को हल करिए, जो आपका आंसर आए उसके साथ बाकी बचा वाला अंक हल करिए। तो अभी आपने किसको किसको हल कर लिया? VL और VC इन दोनों को सॉल्व कर लिया, VL और VC को सॉल्व कर लिया। VL और VC को सॉल्व करने पर आपको क्या मिला? V' मिला, मतलब आपको 7 मिल चुका है। अब बाकी बचा हुआ जो आपका VR है उसके साथ इसको सॉल्व करिए, उसके साथ इसको देखिए। तो आप यहां पे अगर आप देखते हो तो VL और VC इन दोनों को सॉल्व करने पर V' तो मिल गया, VR की डायरेक्शन इधर है। अब V' और VR इन दोनों का जब परिणामी निकालेंगे तो किधर की डायरेक्शन में आएगा? आप परिणामी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? V' और VR इन दोनों की परिणामी कुछ ऐसा आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है कि अगर कोई एक सदिश इस डायरेक्शन में हो जिसे आप V' बोल रहे हो और एक सदिश इस डायरेक्शन में है जिसे आप VR कह रहे हो, तो इन दोनों का जब परिणामी निकालते हो तो इसको वास्तव में सरका करके यहां लाना होता है इस तरीके से, और यहां बना लीजिए। अब ऐसे गए और ऐसे गए तो इसका परिणामी की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। इसको हम अंतिम परिणामी वोल्टता कहते हैं, इसे हम बोलेंगे अंतिम परिणामी वोल्टता। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं किस प्रकार से ये निकलेगा। तो यहां पे हमारे पास अगर हम अंतिम परिणामी वोल्टता निकालें, अंतिम परिणामी वोल्टता, तो क्या निकल के आएगा देखते जाइए। अंतिम परिणामी वोल्टता, अंतिम परिणामी वोल्टता के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे ही पूरा खेल है। काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते और फिर एग्जाम में गलत कर देते हैं। अंतिम परिणामी वोल्टता में ही सारा खेल है। देखिए यहाँ पे अगर आप V' और VR का परिणामी निकालते हो तो यहाँ पे आप V' को इस तरीके से उठा कर लाओगे और यहाँ पे ऐसे रखोगे। देखिए V' को आपने उठा के लाया और यहाँ पे रख दिया, यहाँ से आपका VR आया और ये V' आ गया। कहोगे यस सर ठीक है। अब इसका अगर आप परिणामी निकालोगे ना, परिणामी की दिशा निकालोगे तो परिणामी की दिशा कुछ इधर मिलेगा, ऐसे मिलेगी, ये मिलेगी आपको परिणामी की दिशा। ये अंतिम परिणामी वोल्टता V की दिशा है, V की दिशा है, जो कि VR और V' का परिणामी है। ये क्या कण मेरा बन गया है? अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है अच्छे से तो आपको पता होगा ये तो मेरा कण हो गया है, ये आधार है और ये लंब है। तो इस हिसाब से अगर मैं कण का स्क्वायर करूं यानी कि V का स्क्वायर करूं तो मेरे पास मिलता है VR का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास मिलेगा लंब का स्क्वायर यानी कि V' का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और अगर मैं V निकालना चाहूं तो रूट में मिल जाएगा VR का स्क्वायर प्लस में V' का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से।
तो अंतिम परिणामी जो वोल्टता आएगी वो तो मेरे पास मिलने वाली है, बहुत ही जल्द मिल जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, हम इसको करने का कोशिश करते हैं और एक अच्छी सी कोशिश करके देखते हैं कि कितना आएगा अंतिम परिणामी वोल्टेज। पेज को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, देखते जाइए। अब इसके बाद देखिएगा क्या होगा, v बराबर अंडर रूट पे वी आर प्लस में वी डैश का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद अगर आप v बराबर निकालेंगे तो आपने देखा अंडर रूट में क्या है हमारे पास, वी आर का स्क्वायर प्लस में वी डैश का स्क्वायर, ऐसे करके। अब अगर आप वी आर आप ध्यान से देखिए, वी आर एक प्रकार का ओमीय प्रतिरोध है। तो अगर आपने ओम का नियम देखा है तो v बराबर होता है आई इंटू आर। ओम के नियम में अगर आप देखें हैं तो v बराबर आई इंटू आर होता है, तो वी आर की जगह आप लिख सकते हैं आई इंटू में आर। तो यहां पे रख दीजिए आई इंटू आर और इसकी जगह पर होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में वी डैश है। वी डैश की बात करी जाए तो वी डैश आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए वी डैश आपका निकल रखा हुआ, वी डैश आपका यहाँ पे निकल रखा हुआ है पहले ही। तो वी डैश की जगह आप क्या रख दीजिए, वी एल माइनस वी सी। वी डैश क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। तो यहां पे पुट कर दीजिए वैल्यू वी डैश की जगह पे वी एल माइनस में वी सी और इसका क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए। यहां पे जब से आप वैल्यू पुट करोगे, यहां पे जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, साथ ही साथ वी एल की जगह क्या रखेंगे। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो जो VL है वास्तव में वो कुंडली के सिरों पर जो वोल्टता स्थापित हुई है वो है। और अगर हम कुंडली का जो प्रतिरोध है उसे हम एक्सेल ले लें, यदि हम कुंडली के प्रतिरोध को एक्सेल मान लें और संधारित्र के प्रतिरोध को XC मान लें, तो फिर यहां पे ऐसे ही धारा आई जाएगी, इसका प्रतिरोध को हम मान रहे हैं एक्सेल, तो धारा गुणे प्रतिरोध क्या निकल आएगा, क्या VL मिल जाएगा। बिल्कुल, जो VL की वैल्यू होगी धारा गुणे में प्रतिरोध, आप जानते हैं। वैसे ही जैसे ही धारा इसमें जाएगी, संधारित्र में जाएगी, तो संधारित्र के प्रतिरोध को हम XC मान लेते हैं। तो जैसे ही धारा I इंटू XC करोगे, I इंटू XC धारा गुणे प्रतिरोध करोगे, तो यहाँ पे संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज है VC वो मिल जाएगा। तो VC बराबर I XC भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें दो चीजों की वैल्यू मिल गई, एक मिल गया VL की वैल्यू और एक मिल गई VC की वैल्यू। हम दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या करने वाले हैं, दोनों वैल्यूज को पुट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। यदि संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे VL की जगह पर हम लिख लेंगे आई एक्सएल और यहाँ पे माइनस VC की जगह लिख लेंगे आई XC। कुछ इस प्रकार से ऐसे करके स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर मतलब कि आई कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप आई कॉमन लोगे यहाँ पे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर है। जैसे ही आप रूट के बाहर लोगे तो आई बाहर निकलेगा, बस बाकी सब अंदर फंसा रह जाएगा। अंदर फंसे रहेंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस XC, कुछ इस प्रकार से अंदर ये चीजें फंसी रहेंगी, ठीक है, बराबर V। आई इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, V अपॉन आई बराबर यहाँ पे रूट में फंसेगा, अंदर आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में XC का होल स्क्वायर। जरा आप इसे देखोगे, समझोगे, कॉपी में लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हुआ है। आप इसे समझिए, कॉपी में लगाइए तो आपको समझ में आएगा कैसे हुआ है। अब V अपॉन में आई क्या है, परिपथ में तीन चीजें जुड़ी हैं, परिपथ में तीन चीजें जुड़ी है, संधारित्र जुड़ा हुआ है, एक कुंडली जुड़ी हुई है और एक ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। जब परिपथ में तीन चीजें जुड़ी हुई हैं तो तीनों प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में बाधा पैदा करेंगी, तीनों की तीनों रुकावट पैदा करेंगी, और इसी रुकावट को कहते हैं परिपथ का कुल प्रतिबाधा या परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसे हम इंपीडेंस या प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपीडेंस या प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहां पे तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी, संधारित्र जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा है और ओमीय प्रतिरोध और कुंडली जुड़ी हुई है। ये भी कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ये भी कुछ प्रतिरोध, ये भी कुछ प्रतिरोध, सारे प्रतिरोध मिल करके जितना टोटल नेट प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, परिपथ की LCR सर्किट की प्रतिबाधा कहते हैं। तो चलिए फिर LCR सर्किट की प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, जो कि V अपॉन आई के बराबर होती है। V अपॉन आई क्या होता है, LCR सर्किट की प्रतिबाधा होती है, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z बराबर निकल के आता है आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर, यहां पे निकल के आता है। अच्छा, अब इसमें से तीन कंडीशंस निकल सकती हैं। पहली कंडीशन यहां पे बनती है, यदि आपका जो सर्किट गिवन है, जो आपकी सर्किट गिवन है, अगर उसमें R ना हो, यदि R बराबर 0 हो, तो जो परिपथ की प्रतिबाधा होगी Z बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो अंडर रूट में एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर ही बचेगा। यदि अगर आपका कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें प्रतिरोध ना हो,
सिर्फ और सिर्फ कुंडली और वहां पे संधारित्र जुड़ा हो, तो उसका प्रतिबाधा कितना हो जाएगा, उसका प्रतिबाधा हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या लगा है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो z बराबर हो जाएगा कितना, जब अंडर रूट का स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे कितनी चीजें बचेंगी, अंडर रूट के स्क्वायर होने पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्सएल माइनस एक्ससी बचेगा बस, तो ये हमारे पास बचेगा, ये हमारा प्रतिरोध आ जाएगा, प्रतिबाधा आ जाएगी परिपथ की, ये परिपथ की प्रतिबाधा होगी अगर R जीरो है किसी कुंडली में। और अगर दूसरी कंडीशन की बात करी जाए, दूसरी कंडीशन यदि हमारे पास L जीरो हो जाए, यानी कि प्रेरण कुंडली ही ना हो, परिपथ में प्रेरण कुंडली ना हो, सिर्फ दो चीजें हो, कौन कौन सी चीजें हो, परिपथ में R हो और C हो, यानी कि RC सर्किट हो हमारी, तो RC सर्किट में RC परिपथ में क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब RC परिपथ होगा तो कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो शून्य हो जाएगा, कुंडली जो वाला दो प्रतिरोध होगा वो जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्ससी आएगा, जीरो में से एक्ससी घटाएंगे माइनस एक्ससी आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस एक्ससी स्क्वायर हो जाएगा, z बराबर बचेगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में एक्ससी का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से बचेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा आ जाएगी, तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे तीसरी एक कंडीशन देखिए, अगर तीसरी कंडीशन की बात करी जाए तो एक कंडीशन तीसरी कंडीशन में निकल के आती है, और वो कंडीशन है कि यदि हमारे पास, पहला हमने R को जीरो किया, L को जीरो किया, अब C को जीरो करके देखते हैं, यानी कि अगर मेरे पास संधारित्र में सिर्फ संधारित्र जीरो हो, यदि संधारित्र जीरो हो यानी कि C जीरो हो जाए, परिपथ में कोई संधारित्र ना हो, अर्थात कौन सा सर्किट होना चाहिए, अर्थात हमारे पास R और C सर्किट, R और L सर्किट हो, या आप कह सकते हैं LR सर्किट हो, क्या हो, LR सर्किट हो, अर्थात LR परिपथ में, LR परिपथ की प्रतिबाधा की अगर आप बात करेंगे तो LR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर कितनी आ जाएगी, रूट में आएगी, यहाँ पे अगर आपने किसको जीरो कर दिया, C को जीरो कर दिया, संधारित्र को जीरो कर दिया, तो संधारित्र को जीरो करते ही उसका प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, संधारित्र को जीरो करते ही उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और संधारित्र का प्रतिरोध जीरो हो जाएगा तो एक्सएल माइनस में जीरो का होल स्क्वायर, एक्सएल में से जीरो कटाएंगे तो फिर एक्सएल ही बचेगा और उसका होल स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर, रूट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से इसकी प्रतिबाधा हमें देखने को मिलेगी प्यारे साथियों। इस तरीके से हमने तीन कंडीशंस और तीन प्रतिबाधाएं निकाल ली, और अब बारी आती है कि tan फाई निकाला जाए, यानी कि जो परिणामी वोल्टेजता आई है, अंतिम परिणामी वोल्टता, वो धारा के साथ कितने कला में अग्रगामी या पश्चगामी है, तो अंतिम परिणामी वोल्टता जो आई है वो धारा के साथ फाई कला में अग्रगामी दिख रही है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अंतिम परिणामी वोल्टता धारा के साथ कैसी है, फाई कला में अग्रगामी है, फाई कला में ऊपर चल रही है। तो फिर हम यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, हम यहाँ पे दिखाएंगे, अर्थात इस प्रकार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अंतिम परिणामी वोल्टता फाई कला में धारा से अग्रगामी है, फाई कला में धारा से अग्रगामी है, धारा से क्या है, आगे चल रही है, कैसे चल रही है, आगे चल रही है, अग्रगामी है। और अगर ये फाई कला में अग्रगामी चल रही है तो tan फाई लिखेंगे, आप वहां पे क्या लिखेंगे, tan फाई लिखेंगे। tan फाई बराबर क्या होता है, आप देखते हैं, tan फाई मीन्स होता है लंब बटे में आधार, tan मतलब क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अगर आप चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे कोण के सामने वाली जो भुजा है ना V डैश, वो तो लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगा हमारा VR, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है अक्सर याद रखिए, और आधार होता है VR। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी कि V डैश तो लंब हो गया और आधार हो गया हमारा VR, इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे tan फाई की वैल्यू पुट करेंगे, निकालना चाहेंगे, तो tan फाई बराबर हमें देखने को मिलता है, V डैश हम निकाल चुके हैं, V डैश कितना आता है, आपने देखा है V डैश का जो वैल्यू है वो VL माइनस में VC आता है, पीछे हमने निकाला था, याद करिए, ये हमने निकाला था, देखिए V डैश हमने निकाला है VL माइनस VC, तो V डैश हमने पुट कर दिया ऊपर, V डैश जैसे ही रखा VL माइनस VC अपॉन में VR है नीचे। अब आप इसको थोड़ा सा रखिए, आपको याद होगा VL की जगह हमने क्या रखा था, VL की जगह पे रखा था IXL, याद है, और माइनस VC की जगह रखा था IXC, और बटे में यहाँ पे VR की जगह रखा था IR। ये तीनों चीजें अगर आपको याद है तो फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, बड़े आसानी से आप काट दोगे।
आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन लेकर के नीचे वाले आई से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक्सएल माइनस में एक्सी बचेगा और नीचे क्या बचेगा, आर बचेगा। यहाँ से आप आई कॉमन लेंगे, आई बाहर निकल आएगा, नीचे वाले आई से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, tan फाई बराबर हमारे पास बन गया एक्सएल माइनस में एक्ससी अपॉन में आर, ये हमारे पास बन करके आता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, जान लिया है। यहाँ तक हमने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया और जान लिया है। चलिए, इतनी बातें तो हमने क्लियर कर ली। अच्छा, अब बारी आती है कि इससे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे देख लीजिए, एक स्रोत के विद्युत वाहक बल का समीकरण दिया हुआ है, V बराबर 250 साइन 100 पाई टी है। एक परिपथ में L का वैल्यू दिया है, संधारित्र C का मान दिया हुआ है, परिपथ में R का मान दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले लिख लीजिए दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए दिया है, और हमें क्या क्या चीजें गिवन है उसे देखिए। पहला चीज, हमें एक वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है, V बराबर 250 और कितना दिया हुआ है, साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी, इतनी चीजें हमें दी हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, हमें L की वैल्यू दिया है, प्रेरकत्व दिया है 20/पाई, और यहाँ पे हेनरी है तो H लगा दीजिए, और यहाँ पे संधारित्र C का वैल्यू दिया हुआ है 10 अपॉन में कितना, पाई, 10 अपॉन में पाई माइक्रो फैरड दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है आर का वैल्यू, तो प्रतिरोध आर का मान भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे नीचे ही लिख देते हैं, आर बराबर दिया हुआ 1000 ओम, 1000 ओम, यहाँ पे ऐसे दिया। इतनी सारी चीजें हमें गिवन है। आगे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए वोल्टता का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान। यहाँ पे अगर आप इस दिए गए समीकरण की तुलना, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से कर दें। आप जानते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से अगर मैं इस इक्वेशन की तुलना कर दूंगा तो तुरंत मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए तुलना करके निकाल देते हैं। हमारे पास V बराबर दिया है 250 और कितना दिया हुआ है, साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी, इतनी चीजें हमें गिवन है। तो चलिए हम यहाँ पे चीजों को निकालना शुरू करते हैं। पहले इसकी तुलना कर देंगे, एक गिवन इक्वेशन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इससे तुलना करिए, देखिए क्या क्या चीजें इससे निकल सकती है। इससे जैसे ही आप इसकी तुलना करते हो तो साइन के पहले देखिए इसमें 250 लिखा है, इसमें साइन के पहले V0 लिखा है। V0 को ही तो हम परिपथ का वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं, वोल्टेज का शिखर मान, यानी कि जब परिपथ में वोल्टेज हमारी कुछ इस प्रकार से चलती है तो वोल्टेज का जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है उसे ही तो हम V0 कहते हैं। और V0 का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है, अगर आप तुलना करते हैं इक्वेशन से, तो साइन के पहले V0 है, यहाँ साइन के पहले 250 है, तो यहाँ से हमें आराम से मिल सकता है कि V0 की वैल्यू जो है ना वो 250 वोल्ट होगी, 250 वोल्ट होगी। परिपथ का जो शिखर वोल्टता है, पीक वोल्टेज है, वो तो हमें मिल गया, पीक वोल्टेज हमें मिल गया। तो पहला नंबर सॉल्यूशन तो हो गया भाई, पहला सॉल्यूशन तो हो गया। दूसरा क्या कहता है, स्रोत की आवृत्ति बताइए, आवृत्ति बताइए। आवृत्ति भी निकाल सकते हो आप बड़े आसानी से, देखिए दूसरा पार्ट भी इसका बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तुलना करिए, यहाँ पे साइन के बाद 100 पाई टी है, यहाँ साइन के बाद ओमेगा टी है। लिख लीजिए साइन के बाद जो जो चीजें हैं, साइन के बाद जो जो चीजें हैं, एक साइड दिया हुआ है 100 पाई टी और एक साइड दिया हुआ है ओमेगा टी। टी से टी तो दोनों साइड कट जाएगा, टी से टी दोनों साइड कट जाएगा। ओमेगा की जगह होता है 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह याद रखिएगा क्या होता है, 2 पाई एफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है 100 पाई। अब क्या कुछ कटेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी एफ की जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, वो कितनी आ गई, 50 आ गई। तो आवृत्ति तो 50 हर्ट्स आ गई। मात्रक लगा दीजिए, इसका क्या होता है, मात्रक आवृत्ति का हर्ट्स होता है बाबू, मात्रक आवृत्ति का। तो यहाँ पे आपने आवृत्ति का मात्रक लगा दिया, इस तरीके से आपने रख दिया वैल्यू। तो आपने दो चीजें निकाल ली, क्या क्या चीजें निकाल ली, आपने शिखर मान और आवृत्ति तो निकाल लिया। अब बारी आती है कि आप निकालो प्रेरण प्रतिघात। क्या आप जानते हैं प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात निकालना भी आसान है। आप यहाँ पे तीसरा नंबर लिखिए, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात आपको पिछली क्लास में शायद बताया है कि प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। प्रेरण प्रतिघात वास्तव में ये होता है जब भी किसी कुंडली में, बताया है, बिल्कुल बताया है, जब मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुंडली जोड़ी हुई थी। तो कुंडली किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो बाधा पैदा करती है, कुंडली किसी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करती है उसे एक्सेल यानी प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और ये ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा की जगह पर आप रखेंगे 2 पाई एफ और साथ ही साथ रखेंगे एल। इस तरीके से आप एक्सेल निकाल लेंगे, 2 इंटू में पाई, और एफ की वैल्यू आप कितना रखोगे, देखो आवृत्ति आप रखोगे, कितनी निकल के लाए थे अभी, आवृत्ति आपने निकाली थी ना 50, तो यहाँ पे रख दीजिए एफ की जगह पे 50 और साथ में इंटू करके लिखिएगा सब कुछ। इंटू में एल का वैल्यू आपने निकाल के लाया है,
एल का वैल्यू दिया है, बिल्कुल दिया है, 20 अपॉन में पाई एल का वैल्यू दिया है, तो एल का वैल्यू रख दीजिए 20 अपॉन में पाई, 20 अपॉन में पाई रख दीजिए। कुछ कटेगा, अगर आप देख पा रहे हो कुछ कटने से तो काट दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, पाई 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो गया, इनटू में 20 दिया हुआ है जो कि हमारा बन जाएगा 2000, कितना बन जाएगा 2000, ये हमारा एक्सेल आ गया। चलिए ठीक है सर। अच्छा और क्या दिया हुआ है, अगर आप देखिए प्रेरक प्रतिघात तो निकल आया, अब आगे आपसे पूछा है धारितीय प्रतिघात निकालिए। धारितीय प्रतिघात चौथा पॉइंट पूछा हुआ है निकालने के लिए, तो चौथा पॉइंट धारितीय प्रतिघात यहां से कैसे निकालेंगे, धारितीय प्रतिघात के लिए चौथा नंबर डालिए, धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद है, धारितीय प्रतिघात क्या होता है, XC होता है, XC, और XC वास्तव में क्या होता है, XC किसी भी संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो बाधा पैदा होती है, जो रुकावट पैदा होती है, उसे ही हम कहते हैं XC, और XC बराबर होता है 1 अपॉन में ओमेगा C, 1 अपॉन में ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई f, और साथ ही साथ होता है C, ये हो गया, तो 2 पाई f की वैल्यू देखिए 2 इंटू में पाई इंटू में f जो है फ्रीक्वेंसी, वो तो 50 आ गई, और C की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू कितनी दिया है, अगर आप देखें C की वैल्यू तो 10 अपॉन में पाई, माइक्रो फैरेड में है 10 की घात -6 फैरेड, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व करते समय, तो यहाँ पे कितना दिया है, एक मिनट कितना दिया था जी, 10 अपॉन में पाई माइक्रो फैरेड, तो रख देते हैं यहाँ पे C की जगह 10 अपॉन में पाई, और यहाँ पे माइक्रो फैरेड है यानी 10 की घात -6 फैरेड है, -6 ऊपर चला जाएगा तो आप जानते हो +6 बन जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना लीजिए, -6 ऊपर चला गया, ठीक है, +6 बन गया, पाई से पाई कट गया, नीचे क्या बचा हुआ है 2 गुणे 50 गुणे 10 ऐसे बचा हुआ है। अब इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 1 0 काट दीजिए, तो ऊपर बचेगा 1000, यानी आपकी जो XC आएगी ना वो आपकी आ जाएगी 1000, और इसका मात्रक भी ओम होता है, मात्रक मत भूलिएगा, सबके सब प्रतिरोध ही हैं, ये भी प्रतिरोध है तो इसका मात्रक भी ओम होगा, सॉरी ओम होगा, इसका मात्रक भी ओम होगा, इसका मात्रक भी ओम होगा, और तीनों का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। चलिए अब लास्ट एक देख लेते हैं, अब लास्ट में पूछ रहा है परिपथ की प्रतिबाधा बताइए, प्रतिबाधा पूछ रहा है, और सर्किट कौन सा है, सर्किट है LCR सर्किट, L भी दिया है, C भी दिया है, R भी दिया है। LCR सर्किट की प्रतिबाधा आपने पीछे अभी देखिए फॉर्मूला निकाल लिया, फॉर्मूला निकाला LCR सर्किट का, जब प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है वो होता है ये, तो LCR सर्किट के प्रतिबाधा का सूत्र ये है, जिसमें L भी है, C भी है और R भी है, तो यहां से हम निकालने वाले हैं परिपथ की प्रतिबाधा, और परिपथ की प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला आएगा यहां से वो क्या आ जाएगा, देखते जाइए, तो यहां पे लिख लीजिए, एक मिनट, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का अगर आप सूत्र लिखिएगा तो सूत्र कितना आ जाएगा बताइए, सूत्र आ जाएगा Z बराबर अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर, इसको कर दीजिए ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए R का स्क्वायर, R की वैल्यू कितना दिया है मुझे, ध्यान से देखिए, R का वैल्यू मुझे कुछ दिया है, हाँ 1000 ओम दिया है, 1000 ओम का स्क्वायर कर दिए, 1000 में कितने जीरो हैं भाई, 1000 में है 10 की घाते 3, तो 10 की घाते 3 का स्क्वायर करोगे 10 की घाते 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में XL माइनस XC, देखिए XL की वैल्यू कितना दिया है, XL दिया है 2000, XC कितना आया है 1000, तो यहाँ पे क्या करना है XL माइनस XC करना है, यानी 2000 में से 1000 घटाना है, 2000 में से 1000 घटाइएगा तो 1000 आएगा, यानी 10 की घाते 3, और 10 की घाते 3 का स्क्वायर करोगे 10 की घाते 6, अब 10 की घाते 6 प्लस 10 की घाते 6 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते 6 हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते 6, अब 2 गुणे 10 की घाते 6 है तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, इनटू में क्या मिलेगा 10 की घाते 6 का 1/2 करोगे, यानी 10 की घाते 3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 का वैल्यू जानते हो आप कितना होता है, 1.414 होता है, इनटू में 10 की घाते 3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर 10 की घाते 3 ओम आएगा, ये परिपथ की प्रतिबाधा आ जाएगी। इस प्रकार से हमने LCR सर्किट को पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया, और LCR सर्किट से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उनको भी कर लिया। बाकी का जो भी टॉपिक है चैप्टर का हम उसे अगले लेक्चर में बहुत जल्द लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों साथियों को। परिपथ में शक्ति गुणांक वगैरह जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, चौक कुंडली, वाटहीन धारा, ये सब कुछ अगले टॉपिक में लेकर के आने वाला हूँ। शेयर करते रहिए, बहुत जल्द आपको नया टॉपिक यानी कि नया जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको लेकर के और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्दी से। तो बने रहिएगा, शेयर कर दीजिए अगर अभी आप तक ने शेयर नहीं किया है, दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप बढ़िया नंबर एग्जाम की तैयारी आपकी बढ़िया से होती रहे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे आप विश्वास कर सकते हो क्वालिटी का, जिसपे आप विश्वास कर सकते हो कंटेंट का और गारंटी दे सकते हो ये कह करके कि भाई साहब मेरा रिजल्ट तो पक्का इस बार है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।